सीधा सरल शब्द इस्तेमाल करके मुसलमानों को दे देगी। कुछ हद तक सही कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आते ही ऐसी बातें बोलने लगते हैं जिसको शायद वो स्वीकारे नहीं चुनाव खत्म हो जाने के बाद। मैडम आती हूँ मैं प्रोफेसर नवीन, निश्चित तौर पर आऊंगी। नहीं गजब हाल नहीं है, ये शो का फॉर्मेट है। संविधान को उनके लोग नक्सली सोच से जोड़ रहे हैं। बाबा साहब के संविधान, मुस्लिम आरक्षण को कर्नाटक में असंवैधानिक बताया, सरकार आपकी है। गलत। उसी चीज पर बात करता हूँ जिस पर पूरी जानकारी, आपकी तरह नहीं कि कहीं से शुरू करे कहीं और चले जाए कि मैं बगैर जानकारी के बैठ जाती हूँ। नहीं चाहता कि सब क्लासिफिकेशन हो तो देश में सब क्लासिफिकेशन नहीं होगा। मानसिकता है वो किसी एक जात किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं होती। मैं आपको केवल 3 उदाहरण देता हूँ। दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा, कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सिंह और न्यूज एंकर गरिमा सिंह के बीच में। दोस्तों आप लोग को पता होगा जब भी सुप्रिया मैडम डिबेट करती है तो डिबेट देखने में अलग ही मजा आता है, और आज तो कुछ अलग ही मजा आने वाला है, क्योंकि जब न्यूज एंकर ने सुप्रिया जी से सवाल किया तो सुप्रिया मैडम ने न्यूज एंकर को ही गलत बता दिया। खैर दोस्तों डिबेट काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो ये ओबीसी के अधिकार में, रिजर्वेशन में, आरक्षण में सबसे पहले सेंधमारी करेगी और अपने वोट बैंक को, और बड़ा सीधा सरल शब्द इस्तेमाल करती हूँ, मुसलमानों को दे देगी। कुछ हद तक सही कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आते ही ऐसी बातें बोलने लगते हैं जिसको शायद वो स्वीकारे नहीं चुनाव खत्म हो जाने के बाद। मुजरा और मंगलसूत्र उन्होंने बोला था लोकसभा में, 400 का नारा था, 240 पर अटक गए थे। अब वहां पर जाकर उन्होंने बोला है बेटियां छीनी जा रही हैं, जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है, और आए बाएं साएं बोल रहे हैं महाराष्ट्र जाकर पिछड़े रिजर्वेशन के बारे में। मैं पहले एक बात कहना चाहती हूं, उसके बाद में आगे की बात शुरू करूंगी। ये सारा जो मुद्दा है बटेंगे तो कटेंगे नारा, इसकी बखिया तो आपके शो पर खुल गई। इसकी बखिया तो अजीत दादा पवार ने खोलकर रख दी। उन्होंने कहा ये यूपी में चलता होगा, बाहर के लोग वहां पर कहते होंगे हमारे यहाँ शिवाजी की, शाहू जी महाराज की, फूले जी की, अंबेडकर जी की धरती है, सबको साथ लेकर चलना है, यहाँ पर ऐसी बातें मत बोलिए। आपके टीवी शो पर भी मैंने देखा था उसका छोटा सा ट्रेलर, और बाकी टीवी चैनल पर भी देख रही हूँ। बखिया तो अजीत दादा पवार के प्रवक्ता ने यहाँ पर खोल दी। उन्होंने कहा हमारी बात करिए, बीजेपी की बात मत करिए। डायरेक्ट सवाल मोदी जी को लेकर पूछा है। मोदी जी से मेरा सवाल है, मोदी जी आपकी बारी में आऊंगी, निश्चिंत रहिए। अभी सुप्रिया बोल रही है, जरा बोल जवाब तो दे दीजिए मैडम। आती हूँ मैं प्रोफेसर नवीन, निश्चित तौर पर आऊंगी। नहीं गजब हाल नहीं है, ये शो का फॉर्मेट है, अपनी अपनी बारी में सब बोलते हैं। ये सब दोगलापन है। मोदी जी अपना वक्तव्य क्लियर कर दें। पहले मोदी जी बोलते हैं कोई जात नहीं, फिर दुनिया भर में जाकर गाते हैं मैं पिछड़ा ओबीसी, फिर मोदी जी कहते हैं बंटने वाला है। असलियत यह है कि मोदी जी ने लैटरल एंट्री के माध्यम से आरक्षण पर प्रहार की कोशिश करी थी, जिसका सीधा असर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों पर आता। असल बात है कि मोदी जी इस संविधान को उनके लोग नक्सली सोच से जोड़ रहे हैं। बाबा साहब के संविधान को महाराष्ट्र की धरती उनको माफ नहीं करेगी। ये बाबा साहब का संविधान है, ये पिछड़ों को, आदिवासियों को और दलितों को उनके हक देता है। आइए ना सवाल पर मेरे। प्रधानमंत्री मोदी कुछ हद तक आंशिक तौर पर पार्शियली सच कहते हैं क्या कि कांग्रेस आ गई तो आरक्षण ओबीसी का छीनकर अपने वोट बैंक को दे देगी, मुसलमानों को दे देगी? भाई कर्नाटक में प्रधानमंत्री लगातार कैटेगरी A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2AB, ये जो जोड़ा आपने 2B कहां से जोड़ दिया? 4% सारी मुस्लिम जाति, उसमें शेख भी हैं, उसमें सैयद भी हैं, उसमें सारी अपर कास्ट मुस्लिम बिरादरी है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आज आपने मुझसे सवाल पूछा। और मैं नहीं मानता, कर्नाटका में मुसलमानों को आरक्षण पिछड़े वर्ग की 2B कैटेगरी में 1974 से एलजी हावनूर से शुरू हुए पिछड़े वर्ग के आयोग की रिपोर्ट के बेसिस पर मिलता था। हाँ। पिछले 30 सालों में तमाम बार बीजेपी की सरकार रही, 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार सेंटर में थी, एक बार भी उस पर आपत्ति नहीं करी गई। ये मैं सबसे पहले कहना चाहती हूं। हाँ। बसवराज मुंबई की सरकार ने चुनाव के जस्ट पहले सुप्रीम कोर्ट गए
और उन्होंने आरक्षण में हेरफेर की कोशिश करी, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी। कर्नाटका में पिछली बीजेपी सरकार ने, जो हमसे जस्ट पहले थी, उन्होंने कहा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 15% से बढ़ाकर 17 और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 से बढ़ाकर 5% किया जाएगा। उन्होंने कहा हमने यह पत्र मोदी सरकार को भेज दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी के ही मंत्री ने 14 मार्च 2023 को नारायण स्वामी ने लोकसभा में बताया कि ऐसा कोई पत्र आया ही नहीं कर्नाटका की ओर से। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसको लेकर झूठ और भ्रम क्यों फैलाया जाता है। राज्य पिछड़ा आयोग ने लेकिन असंवैधानिक कहा ना सुप्रिया, राज्य माफ कीजिए राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने इस 4% मुस्लिम आरक्षण को कर्नाटक में असंवैधानिक बताया। ये तो सत्य है, सरकार आपकी है। गलत। आपकी जानकारी को मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ा दूं, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यह आरक्षण 30 साल से एलजी हवनूर पिछड़ा वर्ग के आयोग से लगा हुआ है। इस दौरान बीजेपी की सरकार रही, येदियुरप्पा मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी के घटक दल की सरकार रही, नरेंद्र मोदी सत्ता में काबिज रहे 10 साल, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं आपको लेकिन एक बात बताना चाहती हूं। राहुल गांधी 2 बातें कहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं जातिगत जनगणना कराइए, और राहुल गांधी कहते हैं 50% आरक्षण की लिमिट को खत्म करेंगे, हम SC ST OBC का आरक्षण बनाएंगे। और ये जो गलती की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूं, भागीदारी दिलाना, लोगों को उनकी जगह दिलाना गलत है, तो ये काम बार बार करूंगा, करता रहूंगा। 150 करोड़ रुपए कर्नाटक में खर्च किए, तो 2014-15 में इकोनॉमिक सोशियो सर्वे हुआ, कैबिनेट की मीटिंग में भी लटका रह गया, अभी 15 अक्टूबर को हुई थी, तब सरकार चला ली 5 साल, अब तकरीबन 1.5 साल से सरकार में है। बिल्कुल। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यह जानकारी दे सकती हूं कि 1 महीने के अंदर उस रिपोर्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से वो सार्वजनिक नहीं हुई थी। कुछ ज्यादा नहीं हो गया कि भाई कांग्रेस OBC को भी बांटना चाहती है, ST को भी बांटना चाहती है और SC को भी बांटना चाहती है, ताकि सबकी सामूहिक ताकत टूट जाए। इससे बड़ी साजिश नहीं हो सकती। 2017 में आपने एक संवैधानिक आयोग बनाया था, जी रोहिणी कमीशन, तकरीबन 3000 OBC की जातियों को सब क्लासिफाई करने के लिए। वो भी OBC को जात पात में, OBC को तोड़ने की साजिश थी वो संवैधानिक आयोग। इस दिशा में तो थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए, जरा उस पर SC ST वर्ग अगर नहीं चाहता उस दिशा में जाए, कौन सी दिशा में? अगर सब क्लासिफिकेशन नहीं चाहता है तो वो लागू नहीं होगा। हरियाणा में कर दिया आपने, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम लागू नहीं करेंगे। मत इस तरह से हरियाणा में पहली कैबिनेट में आपने SC क्लासिफिकेशन लागू कर दिया 18 अक्टूबर को। नहीं तो वहां चर्चा अलग रही होगी। अब हरियाणा के प्रवक्ता जो बीजेपी के, वो आपको बता सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर पार्टियां जो है नहीं चाहती थी लागू हो, अगर बैकवर्ड के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो नहीं चाहते थे लागू हो, तो नहीं होगी। देखिए राहुल गांधी की जो विभाजन, भाई केंद्र प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं करेंगे। पहला राज्य बन गया हरियाणा, तो नहीं, तो प्रधानमंत्री की रजामंदी के बगैर कर दिया नायब सिंह सैनी ने SC क्लासिफिकेशन हरियाणा में। नहीं देखिए हरियाणा की पेचीदियां, अगर आपके पैनल में कोई हरियाणा से रिप्रेजेंटेटिव है, हरियाणा की पेचीदगियां अलग हो सकती है, राष्ट्रीय स्तर पर वो लागू नहीं हुआ, ये बात वहां पे खत्म हो जाती है। आप घुमाइए, मतलब हरियाणा से अगर कोई है ही नहीं आपके पैनल में तो कैसे प्रकाश डाल सकता है? अगर कोई आपके पैनल में हरियाणा से नहीं है तो उस पर हरियाणा की बात अब हरियाणा तक रहने दीजिए। अरे राष्ट्र की एकता की बात करेंगे और हरियाणा पर जवाब नहीं देंगे तो हिंसेना। नहीं, हरियाणा के संदर्भ, हरियाणा के परिपेक्ष, हरियाणा की जो पेचीदियां हैं, अगर आपके पैनल में मैं उसी चीज पर बात करता हूं जिस पर पूरी जानकारी है, आपकी तरह नहीं कि कहीं से शुरू करे कहीं और चले जाए। अगर कोई है व्यक्ति और मैं बगैर जानकारी के बात करती हूं, तो क्या ये आरोप लगा रहे हैं आप मुझ पर? तो निश्चित रूप से बहस होगी कि मैं बगैर जानकारी के बैठ जाती हूं। नहीं आपने ये कहा, मैं तो आप ही की बात को काउंटर कर रही हूँ, पूरा किया वो लागू नहीं हुआ। SC ST का वर्ग अगर नहीं चाहता कि सब क्लासिफिकेशन हो तो देश में सब क्लासिफिकेशन नहीं होगा। तो वो हरियाणा में कौन सी मजबूरी थी कि प्रधानमंत्री के आश्वासन के बावजूद वहां दलितों को बांट दिया आपने, सब क्लासिफिकेशन कर दिया।
आपने प्रधानमंत्री के बयान के साथ शुरू किया था, राष्ट्रीय स्तर पे वो लागू नहीं होगा। अब हरियाणा में जो है, आप हरियाणा के किसी रिप्रेजेंटेटिव को लाके पूछिए कि क्या पेचीदगियां की थी, क्या परिस्थितियां थी। राष्ट्रीय स्तर पर वो लागू नहीं होगा, ये मैं आपको कह सकता हूं। देखिए, विभाजनकारी मानसिकता जो राहुल गांधी की विभाजनकारी मानसिकता है, वो किसी एक जात, किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं होती। मैं आपको केवल 3 उदाहरण देता हूं जब पूरे देश को उन्होंने विभाजित करने की कोशिश की। पहला, उन्होंने आर्मी तक को नहीं छोड़ा, कहा कि जब जो अग्निवीर स्कीम लाया गया है वो केवल इसलिए लाया गया है ताकि ऊंची वर्ग के लोग जो है वो बड़े अफसर बने और पिछड़ी जाति के लोग जो है अग्निवीर बने। ये इलेक्शन के दौरान था, 2024 के इलेक्शन के दौरान उनको आगाह गया था कि इस तरह से वो बयान ना दे। उन्होंने पत्रकारों को नहीं छोड़ा। आपने देखा होगा वो वीडियो जहां यूपी में वो कहते हैं कि शिव प्रसाद नाम है इसका, इसलिए ये अखबार का मालिक नहीं बन पाएगा, और उसके बाद उन्होंने एक तरह से वायलेंस भड़काने की कोशिश की थी उस पत्रकार के विरुद्ध। और मिस इंडिया कंटेस्टेंट्स जो कि युवा के प्रतिनिधि होते हैं, युवाओं तक को नहीं छोड़ा, तब वहां भी वो जात पात ही देखते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।